हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा। तो दोस्तों, बज चुके हैं सुबह के 7 और आ गया है आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट। टाइमिंग आपको पता ही है, डेली सुबह 7 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और डेली सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। शाम को डेली 7 बजे आपका आता है जीएस का प्रैक्टिस सेट और 8 बजे आती है आपकी कंप्यूटर की क्लास। तो दोस्तों, डेली क्लास में आना नहीं भूलिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो दोस्तों, आज फिर से हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको अपना स्कोर बताना है कि 25 बाई आपका स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियोस की या किसी भी वीडियोस की या किसी भी क्लास की पीडीएफ आप चाहते हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि सर बाकी की क्लासेस कहाँ से देखें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रत्येक क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत अच्छे तरीके से प्लेलिस्ट बनाई है। प्रैक्टिस सेट की अलग और टॉपिक वाइज जो आपको कराया है उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द है। बताना है आपको मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है। मजिस्ट्रेट तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज या विदेशज। अब आपको पता है मजिस्ट्रेट हमारा अंग्रेजी भाषा का, या आप बोल सकते हो कि इंग्लिश का वर्ड है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट हुआ, एडवोकेट हुआ, ये सब आपके इंग्लिश के शब्द हैं। तो ना ही तत्सम शब्द हुए, ना ही तद्भव शब्द हुए। देशज जो हमारे खुद के बनाए हुए शब्द होते हैं, जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता, वो देशज शब्द होते हैं। तत्सम शब्द आपको पता ही है, जितने भी संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ना हो करके हमारी हिंदी में ऐसे ही एज इट इज रखे हुए हैं, तत्सम शब्द। तद्भव शब्द की बात की जाए तो तत्सम शब्दों का रूप परिवर्तित करके ये तद्भव शब्द बना दिए गए हैं। और जितने भी बाकी आपके उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ये सब शब्द होते हैं, उनको विदेशी भाषा के शब्दों में रख दिया गया है, जिनको बोलते हैं विदेशज शब्द। अब इंग्लिश ना ही तत्सम, ना ही तद्भव और ना ही देशज हुआ, तो क्या हुआ फिर? विदेशी शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। नीचे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताना है। आज का एक अर्थ होता है अजन्मा, यानी कि जिसका जन्म न हुआ हो। दूसरा अर्थ क्या होता है? निर्भीक। निर्भीक होते हैं जिसको कोई डर ना हो। आजीवन। आजीवन होता है पूरे जीवन। ईश्वर। ईश्वर आपको पता ही है, भगवान। और एक होता है आजन्म, यानी कि जन्म से लेकर और अब तक पूरे जीवन। वही बात है, आजीवन और आजन्म एक ही बात है। तो देखिए, अजन्म जिसका जन्म न हुआ हो, तो उस हिसाब से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ बैठता है कि ईश्वर। ईश्वर के जन्म का कोई पता नहीं है कि ईश्वर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे इस संसार की उत्पत्ति का नहीं पता है कि मनुष्य कहाँ से आया, तो इसी प्रकार से ईश्वर की भी उत्पत्ति का नहीं पता। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ईश्वर, क्योंकि बात कर रहे हैं हम अजन्मा की। तो अज का अगर आपको अर्थ पूछ लिया जाता है, तो अज का अर्थ एक अजन्मा हो गया और एक हो गया ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रूपक, श्लेष, अन्योक्ति या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, अलंकार आपकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा कि सर अलंकार अलंकार। अलंकार आपको करा दिए गए हैं। आप जा कर के हिंदी टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको अलंकार की ही वीडियोस मिलेंगी। तो वो क्लासेज जो हुई थी आपकी 3 पार्ट में कराए थे आपको अलंकार, और 5-6 बुक से और मेरे हैंड रिटन नोट्स को उठा करके
तब आपके लिए क्लास सेट की गई थी, उसकी PDF तैयार की गई थी आपकी क्लास की, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि आपको बहुत तगड़े तगड़े कन्फ्यूज़न होते थे अलंकार में और आप भूल जाते थे। तो जैसे विरोधाभास अलंकार हुआ और संदेह अलंकार हुआ, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार हुआ, तो इन दोनों अलंकार को एक जगह रखा मैंने और उन दोनों में अंतर बताया कि इनमें कन्फ्यूज़ कैसे नहीं होना है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इन सबको एक जगह रख कर समझाया कि इनमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है और कैसे आप इनको कर सकते हो। तो जाकर के वीडियो देख लेनी है आपको फटाफट। तो अब अपना आंसर कीजिए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जितने बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर C टिक किया है, अन्योक्ति अलंकार, सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताना है आपको कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। तो देखिए स्कूल बंद है और बात की जा रही है पिछले सोमवार की, तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ना कि स्कूल बंद है। नेक्स्ट, पहला ऑप्शन गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो देखिए बात की जा रही है पास्ट की, तो रहेगा नहीं। अगर होता कि अगले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा तब तो ये वाक्य ठीक था। तीसरा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर C, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है। होना है आता है आपका भविष्य के लिए, ना कि भूतकाल के लिए। भूतकाल जो बीत गया हो, भविष्य जो आने वाला हो। लास्ट ऑप्शन बचता है। तो अब जब आपके पहला ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, तो जाहिर सी बात है कि आपका D ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिए कि क्या ये सही है। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो आपको शुद्ध रूप भी पता होना चाहिए कि जब ये तीनों गलत हैं, तो गलतियाँ भी मैंने आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको शुद्ध रूप पता होना चाहिए कि शुद्ध रूप क्या होगा। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिया से बनाने वाली भाववाचक संज्ञा। थकावट, बुराई, आलस्य या फिर बुढ़ापा। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए थकावट, बुराई, आलस्य और बुढ़ापा सारी की सारी भाववाचक संज्ञा हैं। लेकिन अगर बात की जाए क्रिया से, तो देखिए थकान, थकान क्या है, क्रिया, और थकान से क्या बना है, थकावट। तो ऑप्शन नंबर A ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। बेध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती हैं। देखिए बात की जा रही है कि स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित हो ही नहीं सकती, तो क्या कहलाएंगी। स्वर संधि, स्वर ध्वनियाँ, शब्द, व्यंजन या संयुक्ताक्षर। तो देखिए वो कहलाती हैं आपके व्यंजन। जो स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं व्यंजन, और स्वरों की सहायता नहीं ली जाए अगर उनमें, तो वो नहीं बोले जाएंगे। अगर आप बात करते हो कै, तो आपको पता है कि कै में ए जुड़ा हुआ होता है और सही शब्द ये होता है कै और ए। तो कै में भी ए स्वर जुड़ा हुआ है। अगर हम एक छोटा आ यानी कि ये ए निकाल देंगे इसमें से, तो ये बचेगा आधा कै। अब इसको आप क्या बोलोगे, तो ये कोई व्यंजन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो वन में लगने वाली आग बड़वा अग्नि, दावा अग्नि, बिरहा अग्नि या फिर जहरा अग्नि। तो देखिए या तो आप ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि बड़वा नल और दावा नल, इस तरह से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। और एक होती है जठरा अग्नि, आपको पता होना चाहिए। तो लेकिन आपसे बात की जा रही है जंगल या वन में लगने वाली आग, तो उसको आप क्या बोलोगे, दावा अग्नि। और पेट में लगने वाली आग जठरा अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई। लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या फिर कोलकाता।
दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब आपसे पूछ लिया गया है कि कहाँ हुई तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता कि कब और कहाँ हुई, या जिस तरह से आपसे पूछा है कि स्थापना कहाँ हुई उसी तरह से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है और अलग अलग भी पूछ सकता है। आपको बताना है कि दोनों के आंसर क्या होंगे। तो चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको कि स्थापना कहाँ हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता। अब बात कर लेते हैं कि कब हुई। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। 10 जुलाई सन 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। आँखों का पानी ढलकना, अत्यंत प्रिय होना, बेशरम बन जाना, अक्ल आ जाना या धोखा देना। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आँखों का पानी ढल जाना या ढलकना, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसको मिसप्रिंट भी बोल सकते हो, लेकिन मैंने आपको सही बता दिया है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो अब आपको फटाफट आंसर देना है। तो देखिए, जिसकी आँखों में पानी ही ना बचा हो तो उसको बोलते हैं निर्लज्ज या बेशरम। ऑप्शन नंबर बी कि आँखों में पानी ना रहना, तो उसके कहने का मतलब होता है कि शर्म ही ना बचना, कि उसकी आँखों में शर्म नहीं बची है। तो जिसकी आँखों में शर्म नहीं होती, जो बड़े छोटे का लिहाज नहीं करता, उसको बोलते हैं बेशरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित वाक्य में उसके प्रथम तथा अंतिम संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये रेलेवे। बताना है कि इनका उचित क्रम क्या होगा। मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में। पहला और छठा अपने स्थान पर रहेंगे। बाकी के जो बीच के 4 अंश हैं, इसके जो वाक्य के हिस्से हैं, ये रेलेवे, ये व्यवस्थित क्रम में रखे जाने हैं क्योंकि ये इधर उधर रखे हुए हैं। तो आपको बताया था कि सबसे पहले ऑप्शन देखने हैं, लेकिन ऑप्शन मैं आपको बता दूं, चारों ऑप्शन अलग अलग तरीके से स्टार्ट हुए हैं। तो आप एक ऑप्शन पकड़ लीजिए, कोई सा भी जो आपको उपयुक्त लगता है, और आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। तो सबसे पहले पहली लाइन पढ़नी है, मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगे। अब आपको देखिए कुछ ना कुछ में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि बात अधूरी है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कौन से ऑप्शन से स्टार्ट करना है इसके बाद। तो पहले यह शुरू से ही ले लीजिए, यह से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर यह से हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो हमको ऑप्शन बी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो पहला देख लेते हैं कि मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगे जो कभी हमारे थे, पर वे अपनी मूक भाषा में एक संदेश हमें दे जाती हैं और उन क्षणों को काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाएं, पुनर्जीवित सा कर जाती हैं। तो आपको ये एक पंक्ति सी लग रही होगी। तो यहाँ अभी तक हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठा है। एक बार ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए में सबसे पहले हमको ब रखना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगे काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाएं, पर वे अपनी मूक भाषा में एक संदेश हमें दे जाती हैं और उन क्षणों को जो कभी हमारे थे पुनर्जीवित सा कर जाती हैं। तो देखिए बी ऑप्शन से भी उपयुक्त हमारा ए ऑप्शन बैठा है। तो एक बार फिर आपको पढ़ करके देख लेना है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि मानस सिंधु में उठने वाली स्मृति तरंगे काल के विषम तट से टकराकर, अब स्मृति तरंगों की बात की जा रही है तो तरंगे टकराती हैं। तो बता रहा है कि जब सिंधु में उठी हैं तरंगे तो कहाँ टकराती हैं, तट पर टकराती हैं। तो स्मृति तरंगे काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाएं, क्योंकि टकराकर नीचे गिरती हैं। जैसे समुद्र की लहरें टकराकर किनारे से वापस समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी तरह से ये स्मृति तरंगे हैं, यानी कि हमारी यादें। तो काल के विषम तट से टकराकर विलीन भले ही हो जाएं,
पर वे अपनी मूक भाषा में एक संदेश हमें दे जाती हैं कि भले ही वो उसमें मिल गई, फिर भी बिना बोले एक संदेश हमें दे जाती हैं। क्योंकि जो भी हमारी स्मृति होती है वो अगर हमको याद आती है, यानी पुरानी याद, तो वो हमको याद रहती है। ऐसा नहीं कि याद आई और हम हैंड टू हैंड भूल गए, वो काफ़ी समय तक फिर हमको याद रहेगी। जैसे आप कोई सपना देखते हो तो वो सुबह तक आपको याद रहता है कि हाँ हमने क्या देखा था। उसके बाद आता है आपका लय, कि हमें संदेश दे जाती हैं और उन क्षणों को जो कभी हमारे थे पुनर्जीवित सा कर जाती हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पहला आपका जो शब्द है वो है जर और दूसरा शब्द है आपका जरा। जर और जरा दोनों ही आपको बताने हैं कि जर मूल होता है बुखार, दौलत या ज्वार। जरा रोग, जला हुआ, थोड़ा या अल्प जिसको बोल सकते हो, या फिर ज्वार भाटा। तो फटाफट आंसर कीजिए कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जर होता है आपकी दौलत और जरा यानी कि जरा थोड़ा सा, जरा सा, तो वो होता है आपका थोड़ा या अल्प। तो आपको अब समझ में आ गया होगा जब मैंने आपको समझाया कि जरा यानी जरा सा, थोड़ा सा। तो अब और उससे पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो जरा से आपको कुछ भी ध्यान आ रहा होगा, हो सकता है आपने ज्वार भाटा ऑप्शन टिक किया हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जर का अर्थ होता है दौलत और जरा का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प, न्यून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची शब्द बताना है श्री, पुष्पासव, राज्ञी या महिषुर। तो कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आपको पता है कि लक्ष्मी जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। तो व्यंजन संधि बतानी है। अब आपको सबका संधि विच्छेद करके देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक में 3-3 ऑप्शन, और तीनों ही ऑप्शन किस उदाहरण के सही हैं। पहले में दिया गया है उल्लास या उल्लास भी आप इसको बोल सकते हो सकता है मिस प्रिंट में रह गया हो। दूसरा है संगम और तीसरा है तथास्तु। जब आप उल्लास की संधि विच्छेद करते हो तो ये आएगा आपका उत प्लस के लास, बिल्कुल सही व्यंजन संधि है। संगम की आप संधि विच्छेद करोगे तो ये आता है आपका षड प्लस के गम। जब आपका षड प्लस के गम संगम होता है तो ये भी आपकी व्यंजन संधि। लेकिन जब आप तथा प्लस अस्तु करते हो, तथास्तु, तो ये आ जाता है आपका आ प्लस के ए, और ये हो जाती है आपकी स्वर संधि। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ख़त्म। अब हम बात करने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी की। आपका आ जाता है संभावना, तो ये भी आपका बनेगा, तो ये हो जाएगी आपकी सम प्लस के भावना। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सद्भावना, तो ये होगी आपकी सत प्लस के भावना, सद्भावना। और जब हम बात करते हैं बहिष्कार की तो ये बनेगी बही प्लस के कार, और यहाँ पर आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि। लेकिन हमको व्यंजन संधि देखनी है तो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन खल्लास। उसी तरह से बात हम करते हैं सी ऑप्शन की। तो जब आप करते हो वातावरण तो ये हो जाती है आपकी बात प्लस के आवरण, और ये आपकी हो जाती है स्वर संधि। उल्लास की मैं आपको बता ही चुका हूँ। संस्कृत, अगर आप संस्कृत की संधि विच्छेद करते हो तो ये हो जाएगी आपकी सम प्लस के कृत। संस्कृत में व्यंजन संधि है लेकिन वातावरण में स्वर संधि है। तो अब लास्ट ऑप्शन आपका बचता है उल्लास। उल्लास की संधि विच्छेद उत प्लस के लास, संगम षड प्लस के गम संगम, और संभावना सम प्लस के भावना। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन डी ऑप्शन के सही हैं और हमसे व्यंजन संधि के ही उदाहरण पूछे थे। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उल्लास, संगम और सद्भावना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, बताना है आपको कि देव जो महान है किस समास का उदाहरण है।
तो देव जो महान है। तो इस तरह से आपसे किस में पूछा जाता है जो या के समान, तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या फिर बहुब्री। बहुत ध्यान से देखना है। तो देव जो महान है तो वो होगा आपका कर्मधारय समास। है जो या जो है के समान वही सेंस आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दिए गए विलोम शब्द का चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ऋजु का विलोम शब्द बताना है। तो ऋजु का विलोम शब्द होता है सीधा, सरल, तिर्यक या वक्र। तो देखिए विलोम शब्द आपको कराए थे, 200 क्वेश्चन आपको कराए थे। प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराए थे और जो भी आपके कन्फ्यूज़न थे वो सारे के सारे दूर कर दिए थे, क्योंकि मैंने आपको कन्फ्यूजिंग वाले ही विलोम शब्द कराए थे। उसमें ऐसा होता है कि आपको लगता है कि या तो बी होगा या आपका सी होगा, कोई से भी 2 ऑप्शन में आप रह जाते हो। तो वहाँ आपको उस चीज़ से कैसे बाहर आना है, तो यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी क्लास में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख सकते हो। ऋजु का होता है हमारा वक्र, आपको बता भी चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षमा, क्षमा का बुरा होता है। तो बुरा किसका होता है? अच्छे का। अनहित, हित का अनहित, दंड और प्रताड़न। अब देखिए फिर से आपके पास 2 ऑप्शन बचे, यहाँ पर दंड होगा या यहाँ पर प्रताड़न होगा। तो मैं आपको बता दूं, तो देखिए यहाँ पर आपका प्रताड़न नहीं होगा, यहाँ पर उपयुक्त की बात की जा रही है। तो यहाँ पर होगा क्षमा के बदले दंड। प्रताड़न होता है कि अगर किसको मारा पीटा जा रहा है, यानी कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है उसको, तो उसको बोलते हैं प्रताड़न। किसी को प्रताड़ना देना, कष्ट देना। लेकिन दंड किसी भी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए कि उसको जेल हो गई, लेकिन वहाँ पर उसको दंडित नहीं किया जाएगा। वो जेल यानी कि कारावास, कारागार में रहना ही उसकी सज़ा होती है। दंड का सही अर्थ होता है कि सज़ा देना। हो सकता है दंड के रूप में कोई फ़ाइन रख दिया जाए, हो सकता है कि उसको देश से बाहर कर दिया जाए, उसकी जो नागरिकता है वो ख़त्म कर दी जाए। तो दंड किसी भी रूप में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको शारीरिक दंड दिया जाएगा, उसको कष्ट दिया जाएगा। तो प्रताड़ना होती है आपकी शारीरिक कष्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 17 to 18 कि निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के सही तथा गलत दोनों अर्थ हैं। गलत अर्थों का चयन करना है। ध्यान रखना है कि हमको बताना है कि कौन सा कैपिटल का अर्थ नहीं हो सकता। सबसे पहला आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल पूंजी, राजधानी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी तो आप सभी को पता होगा कि राजधानी तो होती ही होती है। बचा आपका मूल और मृत्यु से दंडनीय। तो देखिए कैपिटल आपका मूल नहीं होता है और बाकी के सभी कैपिटल के अर्थ होते हैं। अब आपको ये जो शब्द हैं ये आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि यूपी SSS में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए भी आ जाता है, और इंग्लिश से हिंदी में भी और हिंदी से इंग्लिश में भी। और जो आप सोचते हो, जो उसका अर्थ आप निकालते हो, वो हकीकत में ना हो करके एक सटीक अर्थ होता है खुद से ही। तो इसी तरह से यहाँ पर भी इनके सटीक अर्थ होते हैं, जो आप अगर इनका अपने अपने इंग्लिश के हिसाब से चलते हो ग्रामर के, तो आप सिर्फ बता पाते कैपिटल का अर्थ राजधानी होता है, बाकी आपको पता नहीं होगा। जिस तरह से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, कंडीशन। कंडीशन शर्त होती है। तो हाँ सर, शर्त बिल्कुल होती है। अनुकूल, स्थिति और दशा। अब आपको पता है कि कंडीशन का अर्थ शर्त भी होता है कि हमारी ये कंडीशन है, आप इस तरह से काम करोगे। आपको पता है कि कंडीशन दशा भी होती है कि इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। तो इस तरह से आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल पता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका स्थिति। तो अब आपको बताना है कि जिस प्रकार दशा होती है तो उस प्रकार स्थिति भी होगी। वही सेम एग्जाम्पल की इसकी कंडीशन अब क्या है, यानी कि इसकी स्थिति क्या है। कोई हॉस्पिटल में है, आप डॉक्टर से पूछते हो कि हमारे मरीज़ की स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, पहले से कोई सुधार। तो अब रह जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी,
तो बिना हिचकिचाए लास्ट ऑप्शन रह गया, तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं या है। अब आपको बताना है कि आपका सही वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। अब आपको शुश्रूषा का अर्थ पता नहीं होगा तो आपको लग रहा होगा कि पहला आपका ऑप्शन गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं शुश्रूषा होता है सेवा। शुश्रूषा का अर्थ सेवा, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात करनी चाहिए। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी के उद्भव का सही क्रम। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। प्राकृत, पाली, अभट्ट, अपभ्रंश, अपभ्रंश, प्राकृत, अभट्ट और पाली, अभट्ट, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश। आपको पता ही होगा कि हमारी हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। जब संस्कृत से चलती हुई आती है, पहले चलती है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, इस तरह से चलती हुई आती है और आपका क्रम होता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अभट्ट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है। तो ये किसने कहा कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा था, डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, जो आपके प्रसिद्ध लेखक होते हैं और दोनों ही आपके सामने हो, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तो इसलिए आपको कोई वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है, प्रत्येक वीडियो को, और ध्यान से देखना है और इस तरह के क्वेश्चन को नोट कर लेना है। मैं प्रत्येक क्लास में आपको बताता हूँ कि आपको एक नोटबुक और एक पेन लेकर के साथ बैठना है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपको ढूंढने से कहीं नहीं मिलते, ये प्रैक्टिस सेट में ही आपकी प्रैक्टिस होती है। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कहा था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार। तो निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या विद्यानिवास मिश्र। ये क्वेश्चन भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि वर्चस्व कैसे लिखा जाता है। तो आपको पता होगा कि ये भी गलत है, क्योंकि पूरा रे नहीं बनता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या गलती है, तो इसमें ब्रे में टांग दिया है रे, तो ये हो गया ब्रेचस्व, और यहाँ पर बड़ा से बना हुआ है और बनेगा कौन सा, छोटा से। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी वाला। इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर आपसे कोई एक वर्ड पूछा गया है, यानी कि वर्चस्व, जैसे इसमें पूछा गया है कि वर्चस्व की सही वर्तनी शुद्धि क्या होगी, तो देखिए आपसे ये तो नहीं बोला गया कि एक शब्द दे करके वर्चस्व की कौन सी सही वर्तनी है। आपसे ऑप्शन ही दे दिए गए हैं 4 की, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब आपको देखते ही पता चल गया हो कि वर्चस्व पूछा है, तो सभी ऑप्शन को ध्यान न करते हुए खुद से आपको लिख लेना है कि वर्चस्व कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो आपका डी और बी ऑप्शन में डाउट रह जाता कि या तो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है, तो वो आपका पहले ही ख़त्म हो जाता अगर आप ऑप्शन पर गौर देने से पहले कि कौन सा ऑप्शन सही है खुद से लिख लेते उस शब्द को।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शुद्ध रूप कौन सा होगा। तो आपसे पूछा गया है कि पैतृक। पैतृक का आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि पैतृक किस तरह से लिखा जाता है। तो पै पे 2 मात्रा जब आप लगाते हो तो आपका आता है तय के नीचे रह, ना कि त्रय वाला पैतृक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए ये है पैतृक, ऑप्शन ए खत्म। यहाँ पर त्रय दिया गया है जबकि हमने बनाया था तय में रह टांग करके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये है पैर तक। तो डी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कूच। कुछ और कूच शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि कूच, क्योंकि आपको कूच पता है कूच क्या होता है। सेना, स्तन, प्रस्थान या फिर कली। और आपको पता है कि जब बोला जाता है कि सेना कूच कर गई, तो कूच क्या हो गया? आपका प्रस्थान कर गई। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता था कि कुछ का अर्थ क्या होता है, तो कुछ का अर्थ होता है उरोज। अब देखिए मुझे भी नहीं पता था कि कुछ का अर्थ क्या होता है, इसीलिए मैंने भी आपको पहले कूच का शब्द समझाया। अब मुझे भी पता था कि कूच का अर्थ क्या होता है, प्रस्थान होता है। तो मैंने एक से ही उठा लिया कि प्रस्थान। अगर आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि कूच यानी सेना कूच कर गई, तो सेना कूच का अर्थ नहीं होता है, सेना कूच कर गई। अब दो समानार्थी शब्द तो साथ में नहीं दिए रहेंगे कि सेना और फिर से सेना ही दे दिया जाए। तो इसलिए कूच का अर्थ सेना न होकर के प्रस्थान है। और कुछ का अर्थ आपको नहीं पता है, तो इसलिए नोट कर लेना है कि कुछ होता है उरोज और कूच होता है प्रस्थान। तो देखिए दोस्तों नीचे इसकी आंसर की दी गई है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप सभी लोग एक संगठन बना सकते हो। नई वीडियो आने वाली है आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर कि अब लास्ट और अंतिम एक और प्रयास भरा कदम आपका क्या होने वाला है, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वो वीडियो भी देखनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फटाफट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे हमको मिलेगा मोटिवेशन। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।